वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं वीर सिंह सिरनेत भारत में भारतीय संवैधानिक इतिहास की जो अगली सीरीज है, यानी भारतीय संवैधानिक इतिहास का जो एक क्रम चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, उसको लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो इस कड़ी में हम लोग धीरे धीरे स्टार्टिंग से भारत शासन अधिनियम 1935 तक पहुँच गए। और पिछला वीडियो जो मैं बनाया था, मैंने बताया था कि मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल हैं, जो धाराएं हैं और जो भी भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम में जो 1935 का अधिनियम आया, वह सबसे महत्वपूर्ण था। ये भी बताया था मैंने कि जब जो 1946 के बाद जो भारतीय संविधान बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें 1935 के अधिनियम की बहुत सी ऐसी धाराएं थी जिनको हुबहू अडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ ऐसे जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, संघीय न्यायालय जिन्हें कहा जाता है। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है। सेंट्रल में डायरकी सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था। तो वो सब चीज़ें क्या रहीं, वह चलती रहीं। आगे चल के उनको थोड़े संशोधनों के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज कर लिया गया। और एटलीस्ट 200 के आसपास जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आर्टिकल थे, 400 समथिंग थे, जिनमें से बाद में जब बर्मा अलग हुआ तो कुछ हटा दिया गया। तो उनको क्या किया गया, 190 के आसपास आर्टिकल्स को हूबहू भारतीय संविधान में मर्ज कर लिया गया, ऐड कर लिया गया, ठीक है। तो पहले वीडियो में मैंने स्पेशल रूप से जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, शक्तियों के विभाजन, इस पे मैं चर्चा कर दिया था। और जो अगला टॉपिक है, ठीक है, यानी इस वीडियो में इसके बाद से जो पॉइंट्स हैं उस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें देखिए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, संघीय रेलवे पे चर्चा करनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे चर्चा करनी है। फिर भारत सचिव तथा भारत परिषद की जो समाप्ति हुई है, उसकी जगह एक एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई, सलाहकार परिषद बनाया गया, ठीक है। फिर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और प्रांतों में प्रांतों में जो गवर्नर होता था, तो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश की गई, उसके बारे में चर्चा की जाएगी कि इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में गवर्नर को क्या स्पेशल पावर दिए गए थे और क्या जनरल या क्या पर्सनल पावर दिए गए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यानी कि 1935 का भारत शासन जो अधिनियम था, इससे बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्योंकि जो बर्मा था पहले तो वो था, लेकिन बाद में चल के, यानी कि जब 1935 में आया तो बर्मा को इंडिया में मर्ज था। लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और इसीलिए देखते हो कि जो 1935 के आर्टिकल थे, 400 से समथिंग थे, यानी 400 से ज़्यादा थे। बाद में चल के उसके आर्टिकल कम हो गए, 300 कुछ हो गए। और उसमें जो शेड्यूल्स थे वो भी कम हो गए, पार्ट भी कम हो गए, ठीक है। अब देखिए 7वां है, संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई, ठीक है। यानी कि जो फेडरल रेलवे बोर्ड था उसको स्थापित किया गया। इसमें इस एक्ट के द्वारा संसदीय समिति ने कनाडा का पूर्व अनुभव लेकर, यानी कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन का अनुभव किया था। और कनाडा में ऐसा था कि वहाँ पे फेडरल रेलवे अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, उसी की कॉपी करके 1935 के अधिनियम में संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। यानी कि रेलवे को क्या किया गया, सरकार से अलग रखा गया। वैसे तो रेल मिनिस्टर होते थे, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर्स होता था जो इसकी देखभाल करता था। लेकिन यह जो रेलवे प्राधिकरण बनाया गया, बाद में चल के जो रेलवे बोर्ड बना, उसका एक चेयरमैन होता था और 6 मेंबर्स होते थे, ठीक है। टोटल यह रेलवे बोर्ड 7 सदस्य था, जो ऑटोनॉमी बॉडी हुआ करता था। और से इसकी सिर्फ सरकार का इस पे जो कंट्रोल था वह रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, जो सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर होता था, वही इसकी देखरेख करता था। लेकिन इसके जो सदस्य थे, यानी जो संघीय रेलवे प्राधिकरण था, इसके जो प्रेसिडेंट चेयरमैन जो होता था और जो 6 सदस्य होते थे, टोटल 7 थे। तो
रेलवे के रख रखाव से संबंधित, रेलवे लाइंस के क्रिएशन से संबंधित, कितनी रेलवे लाइन बनेगी, क्या रख रखाव होगा, ट्रेनों का संचालन कैसे होगा, ठीक है, बजट किस तरह होगा। वैसे तो पार्लियामेंट में बजट रेल मिनिस्टर पास करता था, लेकिन इसको ऑटोनॉमी पावर थी, अपने हिसाब से ये काम करता था। इनकी नियुक्ति जो होती थी वह गवर्नर जनरल करता था, ठीक है। गवर्नर जनरल की अनुशंसा पे स्पेशली रूप से कि जो ब्रिटिश क्राउन होता था वो करता था, लेकिन इसमें मेन रोल गवर्नर जनरल का ही होता था। कुछ इंडिया सेक्रेटरी का भी रोल था। ब्रिटिश क्राउन इन्हें अपॉइंट करता था, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे मेंबर्स हो, ठीक है। तो ये रेलवे बोर्ड रहा आपका। और इनकी जो सैलरी होती थी वो भी क्या किया जाता था, वह भारतीय बजट से दिया जाता था सैलरी इनकी। और इनकी नियुक्ति जो होती थी, मैंने बताया गवर्नर जनरल इनकी अपॉइंटिंग करता था, वो भी बाद में चल के ब्रिटिश क्राउन यानी कि गवर्नर जनरल तो इनकी नियुक्ति करता था, लेकिन क्या करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था ऊपर से। ये एक सिर्फ माध्यम था। और साथ ही साथ इनकी जो तनख्वाह होती थी वह गवर्नर जनरल ही फिक्स करता था, ठीक है। सैलरी गवर्नर जनरल होता। इन सातों सदस्यों की जो योग्यता थी कि ये यानी जो ये रेलवे बोर्ड प्राधिकरण में 7 सदस्य, इनका ये था कि ये जो सातों सदस्य होंगे इनको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद इनकी नियुक्ति कर दी जाती थी रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में या चेयरमैन के रूप में। कह रहा इनमें से एक को अध्यक्ष मनोनीत किया जाता था या चेयरमैन मनोनीत किया जाता था। और रेल विभाग के लिए पृथक रेल निधि, देखो अभी 2014 तक 2014 तक रेल निधि यानी रेल बजट अलग से पास होता था। 2014-15 में इसे मर्ज कर लिया गया, ठीक है। रेल बजट को क्या कर दिया गया, जनरल बजट में मिक्स कर दिया गया, और जो सेपरेट रेल बजट पास होता था उसे ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए अलग रेलवे बजट पास होता था, रेलवे मिनिस्टर्स होता था इसकी देखभाल के लिए। और जो रेलवे अधिकरण होता था, इसके लिए रेलवे अधिकरण, रेलवे अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया, मैंने बताया है, ठीक है। तो ये रहा आपका संघीय रेलवे से संबंधित, यानी कि संघीय रेलवे में 7 सदस्य होता था ये जो, और इसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था। गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एडवाइस पे करता था, और स्पेशली इसमें ब्रिटिश क्राउन का हाथ होता था, यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंटिंग की जाती थी। और इनके लिए बस ये था कि ये टेक्निकल ज्ञान हो, उन्हें मेंबर अपॉइंट कर दिया जाता था। सैलरी इनकी फिक्स करता था ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और इनकी जो सैलरी होती थी वह भारतीय फंड से दी जाती थी, ठीक है। और इसके लिए अलग बजट पास किया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को एस्टेब्लिश करने का काम किया गया। इसमें एक गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। एक गवर्नर के जनरल के साथ साथ 2 सब गवर्नर यानी 2 उप गवर्नर जनरल होते थे, और 2 उप गवर्नर के बाद 15 डायरेक्टर्स यानी 15 निदेशकों की नियुक्ति की जाती थी, जो डायरेक्टर होते थे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसको जो स्थापित करने का काम किया गया आपका, वह 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया। और चूंकि इसमें जो इन 15 डायरेक्टरों में से यानी जो 15 डायरेक्टर्स थे, इसमें जो 8 डायरेक्टर होते थे, ठीक है, इनकी नियुक्ति जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने अपना शेयर इन्वेस्ट किया था, 8 सदस्यों की नियुक्ति वो करते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और बाकी जो सदस्य होते थे, यानी कि जो 7 सदस्य होते थे, उन 7 सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी, जो 7 डायरेक्टर होते थे, उनकी जो नियुक्ति होती थी वह गवर्नर जनरल उन्हें क्या करता था, नॉमिनेट करता था, यानी कि उन्हें नॉमिनेट करने का पावर गवर्नर जनरल को दिया गया, ठीक है। तो 8 ये हो गए जो शेयर होल्डर्स होते थे, और 7 की नियुक्ति जो होती थी यानी नॉमिनेट करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, एक गवर्नर, 2 उप गवर्नर, 15 डायरेक्टर, इसमें से 8 की नियुक्ति जो इसमें शेयर होल्डर थे, जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा, अपना शेयर लगाया था, 8 उनमें से अपॉइंट होते थे, और 7 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करने का या नॉमिनेट करने का काम करता था, ठीक है।
गवर्नर जनरल यदि चाहे तो इन जो 15 डायरेक्टर्स थे, यानी जो 15 डायरेक्टर निदेशक थे, इनको हटा सकता था। गवर्नर जनरल के पास यह पावर था, ठीक है। और बैंक की जो संपत्ति होती थी, पर सरकार चाहता, अगर सरकार चाहे, यानी ब्रिटिश सरकार चाहे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नर जनरल चाहे, तो रिजर्व बैंक की संपत्ति को क्या कर सकता था, वह अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले सकता था। और साथ ही साथ इसमें जो वो होता सोने की मुद्रा, यानी कि जो जिसे रख के करेंसी प्रिंट की जाती थी, स्पेशल रूप से वह गोल्ड और सिल्वर के रूप में था, ठीक है। यानी गोल्ड और सिल्वर रख के और उसी के अकॉर्डिंग क्या की जाती थी, करेंसी, यानी कि जो करेंसी आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जो जितने भी 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 20, 100, 50 जितने के भी आपके करेंसी को प्रिंट करता है, कम से कम उसके एवज में कुछ गोल्ड रखता है, जिन्हें बुलियन कहा जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर रखता है, उसके बाद क्या करता है, उस बिहाफ पे वह करेंसी को प्रिंट करने का काम करता है। और उसमें जो क्वाइंस होते हैं, क्वाइंस तो उन्हीं के बिहाफ पे चलते हैं, ठीक है। उस पर नहीं लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, इनके जो क्वाइंस हैं इनको बंद कर सकता है और यह यूजलेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो करेंसी नोट्स हैं जिस पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, तो उस पर आप देखोगे लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ या 1000 या 500 रुपीज़ या 50 रुपीज़ देने का वचन देता हूँ। तो अगर आप जाओगे तो या तो गवर्नर क्या या तो आरबीआई क्या करेगा, उतने का आपको नया करेंसी नोट दे देगा जो न्यू प्रचलन में है, नया चल रहा है, या तो उतने को आपको गोल्ड या सिल्वर दे देगा, ठीक है, या जो जिन्हें बुलियंस कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है भारत सचिव, इंडिया सेक्रेटरी तथा इंडिया काउंसिल की समाप्ति तथा उसके जगह पे एक एडवाइजरी बोर्ड या सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें न्यूनतम 3 सदस्य हो सकते थे और अधिकतम आपके 6 सदस्य हो सकते थे, ठीक है। और तो जो भारत सचिव और भारत परिषद की, यानी कि जो इंडिया काउंसिल थी, इसकी समाप्ति की मांग भारतीयों के द्वारा बहुत पहले से ही चली आ रही थी, तो जरूरी हो गया था। 1919 में भी यह मांग उठी थी और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत सचिव के पावर को कम कर दिया गया, ठीक है। उसे सिर्फ पॉलिटिकल मैटर दिए गए थे, वो भी कुछ मैटर्स में सिर्फ सुपरविजन के लिए, निगरानी रखने के लिए दिए गए थे, जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत सचिव के पावर को खत्म कर दिया गया और इंडिया काउंसिल को भी समाप्त कर दिया गया। और उसकी जगह पे क्या किया गया कि एक सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया, जिनमें 3 न्यूनतम सदस्य हो सकते थे, अधिकतम से अधिक 6 सदस्य हो सकते थे, जिसका काम होता था सिर्फ सलाह देना, ठीक है। गवर्नर जनरल को सलाह दे सकता था। अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका, वह है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1935 के अधिनियम की, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम में, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में के आर्टिकल 264 से लेके 268 तक आर्टिकल्स तक संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित विषयों पे चर्चा की गई थी, यानी इस आर्टिकल में उनका उल्लेख किया गया था। तो इसमें देखिए क्या था, इनकी जो संघ लोक सेवा आयोग होता था, तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई, जिसके सदस्यों के और चेयरमैन की नियुक्ति और प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का जो पावर था वह राज्य के गवर्नर के पास होता था, ठीक है। गवर्नर जब चाहे सदस्यों को हटा सकता था स्टेट का, और जब चाहे जिसको चाहे वह चेयरमैन या मेंबर्स नियुक्त कर सकता था, ठीक है। केंद्र में गवर्नर जनरल को पावर था संघ लोक सेवा आयोग के गठन का, और राज्यों में जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग था उनके गठन में राज्य के गवर्नर को पावर दिया गया था, ठीक है। इनकी जो सैलरी होती थी, सैलरी भी
गवर्नर जनरल के द्वारा तय किया जाता था। किन सदस्यों को नियुक्त करना है, उन्हें सेवा से कब हटाना है, ठीक है, या सेंट्रल में गवर्नर जनरल देखता था और राज्यों में गवर्नर देखने का काम करते थे। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का यह काम होता था कि जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराया जाए, रिजल्ट इशू किए जाए और क्या किया जाए, जो वैसे अफसर्स हैं आईसीएस और प्रोविंशियल में जो पीसीएस अधिकारी हैं उनकी अपॉइंटिंग की जाए, उनकी नियुक्ति की जाए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर सिविल सेवकों पे कोई कार्रवाई होती थी, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी तो राज्यों में संघ राज्य लोक सेवा आयोग करता था और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग करने का काम करता था, ठीक है। चाहे वह पदोन्नति से संबंधित मैटर हो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, या पदोन्नति से या प्रत्याशियों के लिए योग्यता संबंधी अगर निर्धारण करना हो तो वो भी काम संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग करता था, जिन पे कंट्रोल सेंट्रल में गवर्नर जनरल का होता था और राज्यों में गवर्नर का होता था। देखिए जो अगला पॉइंट है वह है आपका प्रांतों में कार्य परिषद को अपने नियंत्रण में रखने के लिए गवर्नर की शक्तियाँ, यानी पता है आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था 1919 के नियम के तहत, तो प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया और प्रांतों को ऑटोनॉमी पावर दिया गया, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया, यानी प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया, जिनमें से एक स्टेट काउंसिल थी जो आज की राज्यसभा है और एक आपका स्टेट असेंबली हुआ करती थी, ठीक है, जो आज की लोकसभा। तो देखिए प्रांतों में क्या किया गया, गवर्नर को एक तो पर्सनल डिसीजन लेने के लिए एक्स्ट्रा पावर दिए गए, स्पेशली वीटो का पावर था। गवर्नर स्टेट का गवर्नर अगर चाहता तो अपनी एग्जीक्यूटिव एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, और या तो जो स्टेट असेंबली है, स्टेट की जो विधानसभा थी, स्टेट असेंबली थी, उसके अगेंस्ट वह क्या कर सकता, वीटो कर सकता था, टोटल डिसीजन, ठीक है। और कुछ उसे अति विशेष शक्तियां दी गई थी, ठीक है, कुछ स्पेशल पावर दिए गए थे। अब देखिए क्या था कि पहला ये था कि यदि प्रांत में आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए, यानी प्रांत में यदि इमरजेंसी हो जाए, गवर्नर को ऐसा लगे कि प्रांत में ऐसी कंडीशन हो गई है कि यहाँ पे इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, तो इमरजेंसी के टाइम गवर्नर को क्या किया गया था, अथाह शक्तियाँ दी गई थी। वह जो भी चाहे उस कंडीशन में वह कर सकता था, ठीक है, वह लागू कर सकता था, चाहे उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हो या उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, उसके अगेंस्ट वह पर्सनल डिसीजन ले सकता था, व्यक्तिगत निर्णय। दूसरा, अगर उसके राज्य में अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई मैटर है, यानी माइनॉरिटी से संबंधित कोई मैटर है, तो उस पर भी गवर्नर स्पेशल डिसीजन ले सकता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी को लेके वो क्या कर रहे थे कि उसको प्रेफरेंस दे रहे थे, मुस्लिम माइनॉरिटी को प्रेफरेंस दे रहे थे, और जिसका रिजल्ट ये रहा 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। तीसरा जो था पॉइंट ये था कि जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन था, यानी जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग था, उसके सदस्यों की नियुक्ति का काम गवर्नर पे था, जिसको चाहे नियुक्त कर सकता था और जब चाहे उन्हें हटा सकता था, ठीक है। तो ये पावर था गवर्नर जनरल को प्रांतों में। फिर था कि देशी राज्यों से विवाद न हो, इसके लिए गवर्नर क्या कर सकता था, स्वयं निर्णय ले सकता था। यानी अगर कोई देशी राज्य है, इन देशी राज्यों से क्या हो, कोई डिस्प्यूट न हो जाए, इसके लिए गवर्नर को पावर था कि वह जब चाहे, जैसे जिस कंडीशन में सिर्फ डिस्प्यूट ना हो, विवाद ना हो। साथ ही साथ गवर्नर को कुछ वीटो पावर थे, जिसे स्वेच्छाकालीन शक्ति कहा जाता है, ठीक है। गवर्नर यदि चाहे तो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के डिसीजन को नेग्लेक्ट कर सकता था, किसी भी मिनिस्टर्स को हटा सकता था, किसी भी मिनिस्टर की अपॉइंटिंग कर सकता था,
यानी कि जो काउंसिल गवर्नर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती थी, तो जो स्टेट असेंबली होती थी, स्टेट असेंबली के मेंबर्स अपने में से कुछ मेंबर्स को मेजॉरिटी के द्वारा यानी बहुमत से चुन के भेजते थे, और उन चुने हुए में से जिसको चाहे गवर्नर जनरल जब चाहे मंत्री बना सकता था और जब चाहे उन्हें हटा सकता था। ठीक है, तो ये स्पेशल पावर थे गवर्नर जनरल के। साथ ही साथ अगर गवर्नर जनरल चाहे गवर्नर चाहे प्रांत में, तो लेजिस्लेटिव चैम्बर के दोनों सदनों की, यानी कि कुछ स्टेट में कुछ प्रोविंसेस में ऐसे थे जहाँ पे 2 हाउसेस थे, स्टेट असेंबली के 2 हाउसेस, एक विधानसभा और यानी कि स्टेट काउंसिल, एक स्टेट असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद। तो जब चाहे गवर्नर इन दोनों सदनों की वह मीटिंग बुला सकता था, और मीटिंग में उन सदस्यों से जिस मैटर में कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चर्चा करना हो, कर सकता था, पूछ सकता था, और कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता था। ठीक है, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता था। और अगर कोई इलेक्शन की प्रोसेस होती थी 2 हाउसेस में, तो गवर्नर जनरल को क्या था, वह एक तो अपने स्टेट असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट वीटो का पावर था, और साथ ही साथ उसे कास्टिंग वोट का भी पावर दिया गया था। अब देखिए, वह किसी बिल को गवर्नर चाहता, तो अगर किसी भी बिल को, एनी बिल को, वह क्या करता, गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए अपने पास रोक सकता था। जैसा आज के डेट में जो राज्य हैं, भारत के राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनको पावर है कि अगर स्टेट असेंबली के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई बिल पास किया गया किसी मैटर पे, तो गवर्नर चाहे तो क्या करेगा, उसे अपने पास रख लेगा, और राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वो क्या करेगा, जो चूँकि यह पद पहले गवर्नर जनरल के पास होता था, तो गवर्नर क्या करता था, गवर्नर जनरल के लिए स्टेट असेंबली के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो बिल पास किया जाता था उसे रोक सकता था। तो वही पावर आज के राज्यपाल को भी है। राज्यपाल भी क्या करता है, कभी कभी किसी बिल को रोक लेगा कि हम प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। ठीक है, तो ये गवर्नर के पास पावर था कि किसी भी बिल को, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को वह गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए अपने पास रोक सकता था। इस कंडीशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, अब देखिए गवर्नर की कुछ अति विशिष्ट शक्तियाँ थी। एक तो व्यक्तिगत निर्णय थे गवर्नर के, जो गवर्नर किसी भी कंडीशन में वह ले सकता था, यानी कि यहाँ पे गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर दिया गया। तो समझिए कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, स्टेट में, राज्यों में जो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, उसका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ दिखावे के लिए। एक तरफ तो यह दिखाया जा रहा था कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा था, उस पर कंट्रोल किया गया था गवर्नर के माध्यम से। अब देखिए अति विशिष्ट शक्तियों में क्या था, गवर्नर किसी कानून को पारित कर एक्ट बना सकता था। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर कुछ समय के लिए, यानी कि लेजिस्लेचर का अगर स्टेट असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, चाहे वह विधानसभा हो या विधान परिषद होगा, सेशन नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो स्टेट का गवर्नर क्या करेगा, ऑर्डिनेंस इशू करता था, कि कानून बनाता था और कानून बना के उसको अप्लाई कर देता था। लेकिन वह मोस्टली 6 वीक्स के लिए, यानी कि 6 सप्ताह के लिए मान्य होता था। और फिर से जब क्या होता था, जब स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग होती थी तो उसमें पास कराना अनिवार्य था, जो आज के भी स्टेट में ऐसी कंडीशन और केंद्र में भी होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पावर दिया गया है। ठीक है, अगर गवर्नर चाहे तो प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची से संबंधित प्रशासनिक कार्यों में वो अपनी मिनिस्टर से सलाह लेता था। ठीक है, और प्रांतों में गवर्नर जो होता था अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिनिस्टर की नियुक्ति करता था, मंत्रियों को चुनता था, और जब सलाह लेता था तो उस सलाह को मानना या न मानना गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता था, या गवर्नर की अति विशेष शक्तियाँ थी, अगर चाहे तो माने और चाहे तो उसे न माने। ठीक है, लेजिस्लेटिव के जो सदस्य होते थे वह बहुमत द्वारा मंत्री परिषद के, पहले भी बताया, लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते थे वह मेजॉरिटी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के लिए मेंबर्स की अपॉइंटिंग करते थे, सदस्य चुनते थे, और जिनको उसमें से चाहता था गवर्नर जनरल उन्हीं को ही क्या करता था,
नॉमिनेट करता था या चुनता था या अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में रखता था, और जब चाहे उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से हटा सकता था। गवर्नर को स्टेट में अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट वीटो का पावर था, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और जो गवर्नर एंड हिज काउंसिल, जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके अगेंस्ट भी वह वीटो करता। ठीक है, तो यह गवर्नर को स्पेशल पावर दिए गए थे इस कंडीशन में। अब देखिए एक कंडीशन है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो प्रांतीय विधानमंडल था, ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, प्रांतीय विधानमंडल, स्पेशली रूप से उस समय 11 प्रोविंसेस में, यानी कि जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जब 1937 में प्रांतों के इलेक्शन हुए, तो स्पेशली जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसी में सरकार बनी थी, जिसमें से 6 में कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी थी और कांग्रेस उसमें बहुमत से सत्ता में आई थी और उसने सरकार बनाया था। 2 में कांग्रेस और अदर पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट थी, मिलीजुली सरकार थी। और जो 3 स्टेट थे उसमें स्पेशल रूप से बंगाल और पंजाब में, वहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी बंगाल की, और भी उसमें कुछ मुस्लिम लीग को मिलने उनके इस सरकार बनाए थे। ठीक है, तो उसमें जो था अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेजिस्लेचर असेंबली की, यानी स्टेट लेजिस्लेचर की सीटें हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर देखा जाए तो, और वहाँ पे 2 हाउसेस थे, मैंने एक विधानसभा का नाम लिया और एक विधान परिषद का भी नाम लिया था। ठीक है, तो इसमें ये था कि प्रांतों में जो द्विसदनीय प्रांत थे, उनमें जैसे बम्बई को अगर देखा जाए तो बम्बई में द्विसदनीय जो प्रांत थे विधान परिषद के, उसमें सदस्यों की जो संख्या थी विधान परिषद में, ठीक है, जो स्टेट काउंसिल था, स्टेट काउंसिल और स्टेट असेंबली होते थे। ठीक है, तो देखिए अगर बॉम्बे की बात किया जाए तो बॉम्बे में 30 थे, मद्रास में आपके 56 थे, यूपी में 60 सीट से 60, बंगाल में 65, बिहार में 30 एंड असम में 22 सीट थे। इसमें कुछ जनरल सीट थे, जनरल के बाद शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व थे। ठीक है, बंगाल पंजाब में मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व थे, लैंडलॉर्ड्स के लिए सीट रिजर्व थे। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए सीट रिजर्व थे। ऐसे करके 1, 2, 3 और जनरल और 1, 2, 3 करके 4 करके जिस हिसाब से जैसे था जिस स्टेट में उसी हिसाब से क्या की गई थी, सीटें रिजर्व की गई थी। ठीक है, सीटें रिजर्व की गई थी। और सेपरेट जो स्पेशल रूप से अदर जो माइनॉरिटी थी, चाहे वो मुस्लिम्स हो, सिख हो, देखा आपने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 909 से स्टार्ट किया था। और सब में क्या किया गया, जो माइनॉरिटी के सेपरेट इलेक्टोरेट थे इनको बढ़ाया जा रहा था। वैसे तो 1932 में जो कम्युनल अवार्ड आया था वह इस इंडिया के जो सप्रेस क्लास थे, SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट थे, उनसे रिलेटेड था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। लेकिन आपने देखा कि गांधी जी ने इसका अपोज किया और गांधी जी अनटू-फास्ट डेट पे चले गए, जिसको लेके 20 सितंबर 1932 को अनटू-फास्ट डेट पे गए। अंबेडकर पे प्रेशर पड़ा और 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 72 की जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट 72 सीटें दे रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, रिजर्व सीट देंगे, वो भी 48 सीट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया गया। और स्टेट में वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर की सीट के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया गया, जबकि सेपरेट इलेक्टोरेट उन्हें नहीं दिया गया। ठीक है, अगर विधानसभाओं की बात करें, ये तो स्टेट असेंबली रहा। अगर विधानसभाओं को देखें, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस वीडियो में ये रहेगा कि मैं स्ट्रक्चर करके कैसे कैसे कितने हैं, चाहे वह सेंट्रल में जो द्वैध शासन लागू हुआ था, द्वैध शासन में जो स्टेट काउंसिल थी, जो आज की राज्यसभा है, और फिर वहाँ पे जो लोकसभा है, सेंट्रल असेंबली जो थी, उस पर कितनी सीटें उसमें थी, कितनी सीटें उसमें थी, और कितनी किसके लिए रिजर्व की गई थी, जनरल सीटें कितनी थी। ठीक है, उसका एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उस पर एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए, विधानसभाओं की बात करें तो असम में 108 लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट थे,
नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में आपके 50 थे, उड़ीसा में 60, सिंध में 60, मध्य प्रांत में यानी कि मध्य प्रदेश में 112, बिहार में 158, पंजाब बम्बई में 175, मद्रास में 215, संयुक्त प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश में आपका 228 और बंगाल में आपका 250 लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या थे, सीटें थी, जिसे विधानसभा कहा जाता। तो मोस्टली स्टेट में उस समय बाई कैमरल सिस्टम था। बाई कैमरल सिस्टम में होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं, एक स्टेट असेंबली और एक काउंसिल, एक स्टेट असेंबली और एक लेजिस्लेचर काउंसिल यानी विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभाओं में सीट अधिक होती है, जैसा आज के टाइम में यूपी में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है, 403 है। ठीक है, उस समय बंगाल प्रोविंसेस में अधिक थे। बंगाल प्रोविंसेस में इसलिए अधिक थे क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान बना बाद में चल के और बाद में बांग्लादेश हुआ, तो वो भी बसता, तो पॉपुलेशन अधिक थी। तो बंगाल में सबसे ज़्यादा 250 के आसपास यानी 250 सीटें थी सबसे ज़्यादा। यानी कि 1930 से 1937 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल स्टेट के यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत, तो उनमें सबसे ज़्यादा स्टेट असेंबली में अगर कहीं सीटें थीं तो वह बंगाल में थी, क्योंकि बंगाल में पॉपुलेशन अधिक थी। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट असेंबली की सीटें बनी थी, जिनमें 250 सीटें थी। उसके दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में आपके 228 सीटें थी और मद्रास में 215 सीटें थी। 215 मद्रास में, 228 यूपी में, दूसरे नंबर पे मद्रास, तीसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे बंगाल था, जहाँ पे 250 सीटें थी। ठीक है, अब देखिए, देखा आपने 1919 का जो एक्ट रहा, इसमें जो मतदाताओं की संख्या थी परसेंटेज में, ओनली 3% जो मतदाता थे उन्होंने क्या किया था, वोट करने का काम किया था। यानी कि जो वयस्क, जो जनसंख्या के आधार पे यानी वयस्क के अधिकार पे वोटिंग का वह 3% था, परंतु 1935 के एक्ट के तहत यह दायरा बढ़ा दिया गया और टोटल ऑल ओवर इंडिया के पॉपुलेशन में से 14% पॉपुलेशन को वोटिंग पावर दिए गए थे, यानी कि वो क्या कर सकते, वोट कर सकते थे। इसमें क्या किया गया था, जो हल्के लेवल पे नगर पालिका को टैक्स देते थे या जिन्होंने व्हीकल लिया हो, व्हीकल यानी गाड़ियाँ ली हों, उस पर टैक्स देते थे। इसमें उनको क्या किया गया था, उनको वोटिंग पावर दे दिया गया था और इसके पैरेलल महिलाओं को भी वोटिंग पावर दिया गया था। यानी जो महिलाएं इस कंडीशन को फॉलो करती थी वो भी क्या थी, वोट देने की अधिकारी थी। यानी वो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, जिसे लोकसभा, राज्यसभा या प्रांत में विधानसभा या विधान परिषद कहते हैं, उनके लिए वोटिंग पावर उनके पास था। कह रहा प्रांतों की विधानसभाओं में केवल निर्धारित सदस्य होते थे तथा इनमें मनोनीत सदस्य प्रांत 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो 1937 में जनरल इलेक्शन हुए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में, उसमें क्या किया गया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी नामित सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया, एकदम कम कर दिया गया और निर्वाचित सदस्यों की संख्या को सबसे ज़्यादा कर दिया। यानी कि इसमें निर्वाचित सदस्य होते थे, मनोनीत सदस्यों के उनको समझिए कि कंप्लीटली पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कहा कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही जाएंगे स्टेट असेंबली में, यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो है, चाहे वह स्टेट काउंसिल हो या स्टेट असेंबली हो आपकी, या विधानसभा या विधान परिषद हो, उसमें चुने हुए सदस्य जाएंगे। नॉमिनेटेड सदस्यों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, साधारण निर्वाचन क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, स्पेशली लैंडलॉर्ड्स के लिए, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के अलावा एंग्लो इंडियंस के लिए, और साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और माइनॉरिटी के लिए क्या किया गया, कुछ सीटें फिक्स की गई। माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रोविंसेज में भी सेपरेट इलेक्टोरेट रखे गए। ठीक है, स्पेशल रूप से वो कॉन्स्टिट्यूंसी, उससे मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होता था और उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मुस्लिम वोटर्स ही उन्हें वोट करने का काम करता था। लेकिन ऐसी जो रिजर्व सीटें थी, चाहे वह शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल ट्राइब्स की हो या
इकोनॉमिकल या अदर बैकवर्ड क्लासेस की हों, उनके साथ ऐसा नहीं था। वह क्या कहते थे, उनका स्पेशल एक चुनाव हो जाता था कि कौन कौन से मेंबर क्या होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे शेड्यूल कास्ट से, और उन्हें वोट करने का काम सब लोग करते थे। ठीक है, तो ये रहा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के की जो धाराएं थी, जो आर्टिकल थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लें, यानी इसका इवैल्यूएशन कर लें, मूल्यांकन कर लें। 1935 के भारत शासन अधिनियम का मूल्यांकन करें कि 1935 के भारत शासन अधिनियम ने भारतीय संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना। तो देखिए, उसमें यह था कि जो 1935 के भारतीय संविधान का विशेष महत्व यह है कि जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है 1935 के शासन अधिनियम का, उसमें से बहुत बड़ा पार्ट, यानी कि जो 1946 से 1950 तक भारतीय संविधान बना, उसमें 1935 के अधिनियम की बहुत सी धाराओं को, बहुत सी बातों को क्या कर लिया गया। बहुत सी संस्थाओं, देखा आपने इस समय आरबीआई इस्टेब्लिश हुई, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, रेलवे को संघीय रेलवे प्राधिकरण बनाया गया जो अभी तक चला और चल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई जो आज भी वैसे चलती है, फिर जो भारतीय परिसंघ की स्थापना की गई, सेंट्रल में द्वैध शासन आज भी है, प्रोविंशियल में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आज भी है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम में और भारतीय संविधान के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, रोल है। इस पे देखिए कुछ ऐसे जो हमारे लीडर्स थे स्पेशल रूप से, जिनमें अगर बात करें तो इस एक्ट की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यह अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी, कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन है। ठीक है, मशीन तो है लेकिन इसमें इंजन नहीं है, और इसमें ऐसे है कि बहुत से ब्रेक है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने देखा कि स्पेशली गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर दे दी गई, जिसमें जो स्टेट असेंबली या स्टेट काउंसिल होते थे, उनके कार्यों में अक्सर गवर्नर जनरल अड़ंगा लगाने का काम करता था। ठीक है, इसी में एक है जिनका नाम है केबी कीथ ये कहते हैं, डॉक्टर कीथ कहते हैं कि इस एक्ट में एक तरफ भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया गया कि उन्हें सब कुछ दे दिया गया है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों को यह विश्वास दिलाने का काम किया गया है कि उनके जो अधिकार हैं उन्हें हूबहू सेम रखा गया। ठीक है, तो समझिए कि यह डाउटेबल रहा। इसमें जो चीज़ें बाद में चल के इसको कुछ संशोधनों के साथ जब भारतीय संविधान बना तो अपनाया गया। भारतीय संविधान ने क्या किया, विश्व के बहुत जितने भी संविधान थे सबकी अच्छी बातों को, चाहे वह आयरलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, साउथ अफ्रीका हो, विश्व का कोई भी, जर्मनी का संविधान हो, सबसे रसिया का संविधान हो, सबसे अच्छी जापान का संविधान हो, जो भी चीज़ें अच्छी लगी उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने में मर्ज कर लिया। इसीलिए आप देखते हो कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, और उसमें हर एक चीज़ें, हर एक पावर, चाहे स्टेट के, चाहे सेंट्रल के, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के, ठीक है, और जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सबके अथॉरिटी को, सबके पावर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग पावर दिए गए। ठीक है, देखिए इस एक्ट की आलोचना करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसके अंतर्गत परिसंघ का ढांचा इतना प्रतिक्रियावादी है कि इसमें स्व विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः यह विधान दास्ता का एक नवीन क्या है, दास्ता का नवीन राजपत्र था। ठीक है, एक नवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह दास्ता का एक नवीन राजपत्र था। इसमें बहुत तो संशोधन किए गए लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, जो भी दिया गया उसको ऊपर से कंट्रोल कर लिया गया था। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं था। फिर ये हुआ देखिए कि इस एक्ट के द्वारा जो स्पेशली रूप से माइनॉरिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरल थे, इसमें क्या किया गया, उनकी नंबर्स को बढ़ा दिया गया, सिखों को दिया गया, अनुसूचित जातियों को देने की बात की गई, लेकिन वो तो हो गया। फिर उसके बाद एंग्लो इंडियंस को, लैंडलॉर्ड्स को,
ठीक है, मुस्लिम को दिया ही गया था, क्रिश्चियन को भी दिया गया। तो खास करके क्या किया गया, भारत की एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया 1935 के अधिनियम में, ठीक है। तो इसकी आलोचना इस वे पे की जाती है। फिर ये की जाती है कि 1901 का जो अधिनियम है वह प्रांतीय स्वायत्ता का जो उल्लेख था, यानी प्रांतीय स्वायत्ता तो लागू की गई, लेकिन प्रांतीय स्वायत्ता को जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है उसको हूबहू या उसको अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं किया गया। उस पर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे स्टेट में गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर देके, जिसमें उसका व्यक्तिगत निर्णय, पर्सनल डिसीजन और उसकी इमरजेंसी जो पावर थी, यह देख के क्या किया गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एक मजाक बना दिया गया था, मजाक बना के रख दिया गया, ठीक है। अब अगला जो है कि जो प्रांतीय गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर के निर्णय में मैंने अभी बताया उनको अति विशेष शक्तियाँ दी गई थी। वह अपने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट वीटो कर सकता था। वो स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल जो होती थी, काउंसिल ऑफ स्टेट जो होती थी, यानी विधानसभा, विधान परिषद, उसके डिसीजन को भी वह वीटो कर सकता था। यानी इसमें गवर्नर जनरल को एक सुप्रीम, सेंट्रल में और प्रोविंशियल में गवर्नर को एक सुप्रीम पावर बना दिया गया था, जिसका डेमोक्रेसी से और इस एक्ट का दूर, यानी कि एक्ट में फैसिलिटी तो दी गई थी, उसको अच्छे तरीके से वो किया गया था, लेकिन उसको जो अप्लाई किया गया था गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा पावर देके, तो क्या करते थे, वह सिर्फ अपने को प्रोटेक्शन करते थे, ठीक है। तो यह एक दिखावा था, समझिए। तो इस बेस पे भी इसकी आलोचना होती है। और साथ ही साथ इस एक्ट के अंतर्गत जो संघीय प्रणाली थी, संघीय प्रणाली में जो नमनशीलता था, यानी कि जो फ्लेक्चुअलिटी थी, इसका लैक था, इसका अभाव था। इस एक्ट के लिए ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप आवश्यक था, यानी कि भारतीय विधानसभाओं को संविधान के निर्माण में कोई अधिकार नहीं था। यानी जो इंडियन का जो भारतीय संविधान के तहत भारतीयों के लिए जो संविधान बनना था, उसमें जो भारतीय सरकारें थीं, जो विधानसभाएं थीं, विधान परिषदें थीं, उनको कोई स्थान नहीं दिया गया। यानी कि अगर भारत का संविधान बनाएगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। बाद में चल के जब प्रेशर पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार के आफ्टर, तब इंडियंस को क्या किया, एक संविधान सभा बनाई गई, कैबिनेट मिशन भेजा गया। इसकी आगे चल के हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे 1937 से 1945-46 तक, यानी 1937 से लेके और 1946 में भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या घटनाएं घटी, क्रिप्स मिशन आया, बेबल को योजना क्या थी, उसके बाद क्या क्या हुआ, इस पे चर्चा की जाएगी। देखिए, इसकी हम आलोचना कर रहे हैं 1935 के शासन अधिनियम की आलोचना। इसमें यह प्रयास किया गया कि सिविल सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए मंत्रियों के अधिकार को संकुचित कर दिया गया। यानी जो सिविल सेवक थे उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मंत्रियों के पावर को कम कर दिया गया। आप देखोगे कि 1945 यानी जो 1946 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय इंडिया के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, एक आईएएस का तबादला कराना हुआ किसी मैटर पे, तो गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर रहते हुए उस आईएएस का तबादला नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन थी, यानी ब्यूरोक्रेसी को एक्स्ट्रा पावर दिया गया। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रशासकों ने भारतीयों में के सुधार के नाम पे, यानी भारतीयों का हम सुधार करेंगे उनके नाम पे, स्वयं के सुधारों को, यानी कि स्वयं जो थे वह स्वयं के सुरक्षा उपायों पे अधिक ध्यान देने का काम किया। यानी कि हम भारतीयों का सुधार करेंगे, उसके लिए जो 1935 के भारत शासन अधिनियम की धाराएं लाई गई थी, उसमें सुधारों की बात तो छोड़िए भारतीयों की, सबसे उन्होंने अपने को पहले सिक्योर किया कि हम कैसे सिक्योर रहें, ठीक है, जिसका अभी मैंने टोटल डिस्कशन किया। तो ये रहा भारत शासन अधिनियम 1935 का पार्ट 2, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा, उस वीडियो को मैंने बताया कि 1937 से लेके और 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 जिस दिन संविधान सभा की, भारतीय संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, उस समय तक भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास पे चर्चा की जाएगी। ओके, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।